हेलो, नमस्ते, वेलकम। मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इकोनॉमी स्पेशल बैच हमारा चल रहा है। जो नए लोग हमसे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, इकोनॉमी स्पेशल बैच के अंतर्गत हमारी इकोनॉमी की क्लासेस चल रही हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको पूर्णतः निःशुल्क ये क्लासेस उपलब्ध होने वाली हैं। और इस बैच में हमारा ये प्रयास है कि यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के अंतर्गत इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं उन सभी को इस बैच में पूर्णतः निःशुल्क रूप से कवर किया गया है। तो आइए इसी कड़ी में आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज जो क्लास हम लेने जा रहे हैं वो है क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के बारे में, या रीजनल कोऑपरेशन के बारे में। हिंदी में क्षेत्रीय व्यापार समझौते इन्हें हम कह देते हैं। इससे पिछली क्लास में हमने डब्ल्यूटीओ या विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की थी। डब्ल्यूटीओ सारा जो विश्व है उसके लगभग सभी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर बनाए गए नियम है उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है। जबकि विश्व के विभिन्न देशों द्वारा मिलकर कुछ आपसी समझौते भी किए गए हैं जो कि डब्ल्यूटीओ से बाहर हैं। वे समझौते क्या कहलाते हैं, रीजनल कोऑपरेशन या क्षेत्रीय व्यापार समझौते कहलाते हैं। यानी कुछ देशों द्वारा आपस में डब्ल्यूटीओ के बाहर किए गए समझौते क्या कहलाते हैं, क्षेत्रीय व्यापार समझौते या रीजनल कोऑपरेशन कहलाते हैं। ठीक है। हालांकि डब्ल्यूटीओ जो है उसने एक नियम बनाया था, वो नियम था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, वो नियम था मोस्ट फेवर्ड नेशन। यानी प्रत्येक देश दूसरे देश को समान रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दर्जा देगा। इस नियम को मोस्ट फेवर्ड नेशन या एमएफएन के नाम से जाना गया था। हालांकि क्षेत्रीय व्यापार समझौते जब होते हैं तब कुछ देश आपस में एक दूसरे को अन्य देशों की अपेक्षा क्या देते हैं, अधिक तरहीज देते हैं, अधिक वरीयता देते हैं। तो हम कह सकते हैं क्षेत्रीय व्यापार समझौते, हालांकि डब्ल्यूटीओ के एमएफएन मोस्ट फेवर्ड नेशन के सिद्धांत के विरुद्ध हैं, लेकिन फिर भी डब्ल्यूटीओ इन्हें मान्यता देता है। आइए देखते हैं कौन कौन से इस प्रकार के समझौते, क्षेत्रीय समझौते प्रचलित हैं विश्व में और क्या उनके प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहला इस प्रकार के जो क्षेत्रीय समझौता है उन्हें पीटीए, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, ये सभी के सभी क्या हैं, क्षेत्रीय व्यापार समझौते हैं। विभिन्न देशों द्वारा आपस में व्यापार के संदर्भ में किए गए समझौते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं कि इन समझौतों में दो देशों के मध्य किस प्रकार के निर्णय व्यापार के संबंध में लिए जाते हैं, किस प्रकार की सहूलियतें या किस प्रकार की वरीयता एक दूसरे को व्यापार में दी जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे पीटीए के बारे में, जिसे कहा जाता है प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। नाम में प्रिफरेंशियल है, अर्थात यहां क्या दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है। किसको प्रेफरेंस दी जाती है, जिन देशों के मध्य ये समझौता होता है उन देशों द्वारा आपस में क्या दी जाती है, एक दूसरे को प्रेफरेंस दी जाती है, वरीयता दी जाती है। और किस प्रकार की वरीयता दी जाती है कि सदस्य देशों को क्या दी जाती है, जो टैरिफ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी नाम के जो देश हैं, इन्होंने आपस में क्या कर लिया, एक क्षेत्रीय व्यापार समझौता कर लिया, जिसे पीटीए के नाम से हमने जाना, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से हमने जाना। तो ए देश से चाहे बी देश में सामान जाए, चाहे सी देश में जाए, चाहे डी में जाए, या डी से सी में, बी में, इन देशों के मध्य किसी भी प्रकार का व्यापार होता है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को टैरिफ या टैक्स में क्या देंगे, कुछ छूट देंगे। टैक्स में क्या देंगे, छूट। पूर्णतः टैक्स फ्री नहीं होगा, टैरिफ फ्री नहीं होगा, क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। किसकी अपेक्षा, जैसे EFGH नाम के देश क्या हैं, इस समझौते में शामिल नहीं है इनके साथ में पीटीए में, तो EFGH से जो सामान आएगा उनकी अपेक्षा ABCD, जिनके बीच में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उनके मध्य यदि कोई व्यापार होगा तो ये एक दूसरे को क्या देंगे, टैक्स में छूट देंगे। जबकि इन दूसरे इस क्षेत्रीय व्यापार समझौते से बाहर के जो देश है उन पर इनकी अपेक्षा अधिक टैक्स लगाया जाएगा। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट को प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि एक क्षेत्रीय व्यापार समझौते के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार का अगला एग्रीमेंट है एफटीए, जिसे कहा जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यह भी एक क्षेत्रीय व्यापार समझौता है। इसके अंतर्गत विभिन्न देश
क्या करते हैं, आपस में मिलकर इस बात पर सहमत होते हैं कि उनके मध्य जो व्यापार किया जाएगा वो ड्यूटी फ्री होगा, यानी टैक्स फ्री होगा, और साथ ही साथ में एलिमिनेशन ऑफ कोटा, यानी व्यापार पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं होंगे, मात्रात्मक प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। दोनों चीजों को समझ लेते हैं। देखिए, जैसे ए बी सी डी नाम के 4 देश है, इन्होंने मिलकर क्या कर लिया, आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाम से। अब क्या होगा, ए से बी में कोई सामान जाएगा, बी से सी में, या सी से डी में, या डी से सी में, बी में, आपस में कहीं भी सामान का आवागमन होगा, किसी भी प्रकार का व्यापार होगा, तो उस व्यापार के अंतर्गत क्या होगा, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा इन सदस्य देशों के मध्य। अन्य देशों से व्यापार करेंगे तो टैक्स लगेगा, आपस में करेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा, तो इसे क्या कह दिया जाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साथ में ए से बी को कितनी भी मात्रा में ए बी देश को क्या कर सकता है, सामान की क्या कर सकता है, आपूर्ति कर सकता है, आयात कर सकता है, और वहां से निर्यात भी कर सकता है। किसी प्रकार का मात्रात्मक प्रतिबंध भी यहां इन देशों के, सदस्य देशों के मध्य लागू नहीं होगा। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बात की, दूसरा हमने बात करी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए की। तीसरे प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं वो कहलाते हैं कस्टम यूनियन, और इसके अंतर्गत भी व्यापार क्या होता है, फ्री होता है। व्यापार क्या होता है, फ्री होता है। फ्री का मतलब नो टैक्स। किन किन के मध्य, मान लो ए बी सी डी ने मिलकर क्या बना लिया, कस्टम यूनियन बना लिया, तो ए बी सी और डी के मध्य आपस में जो भी आयात और निर्यात होगा वो पूर्णतः क्या होगा, शुल्क रहित होगा, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। और साथ ही साथ ये तो किसमें देखा था हमने, ये विशेषता तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी थी। फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कस्टम यूनियन किस प्रकार अलग है, इस प्रकार अलग है कि इनकी जो टैक्स पॉलिसी होगी वो भी क्या होगी, समान होगी। किसके साथ में, यदि ए बी सी डी अन्य देशों से किसी प्रकार का व्यापार करते हैं तो ए जो शुल्क लगाएगा, बी जो शुल्क लगाएगा, सी जो और डी जो टैक्स लगाएंगे अन्य देशों से व्यापार में, उनके लिए इनकी एक ही पॉलिसी होगी, अलग अलग पॉलिसी नहीं होगी। तो उसको क्या कह दिया जाता है, कस्टम यूनियन के नाम से जाना जाता है। अगला क्षेत्रीय व्यापार समझौता है, उसको हम जानते हैं कॉमन मार्केट के नाम से। अब कॉमन मार्केट के नाम से क्या देखें, अभी तक हमने देखा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और कस्टम यूनियन, और चौथा हम प्रकार देख रहे हैं कॉमन मार्केट। सारे के सारे क्या हैं, क्षेत्रीय व्यापार समझौते हैं। इन तीन में हमने देखा था कि जो भी वरीयता और छूट दी गई थी वो केवल किसको दी गई थी, व्यापार के मामले में दी गई थी। जबकि कॉमन मार्केट में क्या दिया जाता है, व्यापार में भी सदस्य देश आपस में किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेंगे, यानी पूर्णतः मुफ्त क्या होगा, आयात निर्यात होगा सदस्य देशों के मध्य। साथ ही साथ श्रम का आवागमन भी, जैसे ए बी सी और डी के मध्य क्या बन गया, मान लो कॉमन मार्केट बन गया, तो इसका तात्पर्य ए से बी, बी से सी, सी से डी के मध्य कोई भी व्यक्ति श्रम करने के लिए एक देश से अन्य देश में बिना रोक टोक के जा सकता है। दूसरा, जो व्यापार होता है वस्तु और सेवाओं का, साथ ही साथ पूंजी का प्रवाह, ए से बी देश में कोई व्यक्ति पूंजी लगा सकता है, बी से सी देश में, सी से डी देश में, डी से ए देश में, यानी आपस में पूंजी, आपस में श्रम और साथ ही साथ वस्तु और सेवाओं का व्यापार या क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। किस अवस्था में, कॉमन मार्केट की जो क्षेत्रीय समझौता होता है व्यापार का, उस अवस्था में। अगला क्षेत्रीय व्यापार समझौता है इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन इसके अंतर्गत क्या करता है, फ्री ट्रेड तो होता ही है, व्यापार तो क्या होता है, व्यापार पर तो टैक्स लगता ही नहीं है, व्यापार तो क्या होता है, फ्री होता ही है, होता है। साथ ही साथ में कुछ अन्य विशेषताएं भी होती हैं, जैसे ए बी और सी डी ने मिलकर क्या बना लिया, मान लो इकोनॉमिक यूनियन बना लिया, तो इन ए बी सी डी देशों के मध्य आपस में व्यापार तो क्या होगा, आयात और निर्यात तो फ्री होगा ही होगा। साथ में क्या होगा, इनकी जो करेंसी होगी, ए देश में भी वही करेंसी चलेगी, बी में भी, सी डी में भी, यानी कॉमन करेंसी होगी, एक ही क्या होगी, मुद्रा। इन सभी सदस्य देशों की एक ही क्या होगी, मुद्रा होगी, एक ही क्या होगी, राजकोषीय नीति भी एक जैसी होगी, राजकोषीय नीति भी क्या होगी, एक जैसी होगी, सेम होगी। साथ ही साथ
मौद्रिक नीति भी एक ही प्रकार की अपनाई जाएगी। मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति क्या होती है, ये अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी जो पिछली क्लासेस है इकोनॉमी स्पेशल बैच की, उसमें जाके मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के बारे में देखें, बहुत विस्तार से इसके ऊपर हमारी चर्चा है। और एक ही एग्जाम्पल विश्व में इसका हमें देखने को मिलता है, वो है ईयू, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनकी राजकोषीय नीति भी एक है, सभी में एक ही राजकोषीय नीति लागू होती है सभी सदस्य देशों में। साथ ही साथ मौद्रिक नीति भी एक ही प्रकार की और मुद्रा भी उनमें एक ही प्रकार की प्रचलित है। तो ये थी इकोनॉमिक यूनियन। इसके अलावा कुछ और हाल फिलहाल में कुछ और रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट या क्षेत्रीय व्यापार समझौते भी अस्तित्व में आए हैं। उनमें से प्रमुख है TTP, जिसे कहा जाता है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। उसके अलावा RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और उसके अलावा है साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साफ्टा का तात्पर्य है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आइए एक एक करके इन सभी व्यापार समझौतों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे TTP, जिसे हमने किस नाम से जाना था, देखिए ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इसके नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के आर पार जो देश हैं उनके मध्य व्यापार को लेकर एक समझौता होता है, उसको क्या कहा जाता है, TTP कहा जाता है। और ये समझौता किस किस के होता है, जो साउथ ईस्ट आसियान जो कंट्री हैं 10 कंट्री जिन्हें आसियान नाम से जाना जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया की ये 10 देश। अब देखिए आप विश्व के मैप को अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ क्या है नॉर्थ अमेरिका, इधर क्या है साउथ अमेरिका, और बीच में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इधर क्या है यूरोप के बाद में इस तरफ क्या है एशिया, और एशिया में भी ये जो इलाका है ये कौन सा है, दक्षिण पूर्व एशिया है। और इस तरफ आपको प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा, और यहां भी क्या है प्रशांत महासागर। तो ये जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप हुई है किस किस के मध्य हुई है, नॉर्थ अमेरिका के कुछ देश, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश जो कि प्रशांत महासागर से लगे हुए हैं, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश, और नॉर्थ अमेरिका के कुछ देश। नॉर्थ अमेरिका के कौन से देश, कनाडा, मैक्सिको और यूएस। तो नॉर्थ अमेरिका इसके इधर प्रशांत महासागर लग रहा है, और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश जिनके पास में क्या लग रहा है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर से होते हुए जो क्या कर सकते हैं, ये आपस में व्यापार कर सकते हैं, और उसके लिए इनके बीच में एक समझौता हुआ है जिसे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है। समझौते के सदस्य देश कौन से हैं, 10 तो आसियान कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश, नॉर्थ अमेरिका के 3 देश कौन कौन से, कनाडा, मैक्सिको और यूएस, और इसी के साथ पेरू जो किसका देश है, साउथ अमेरिका का क्या है एक देश है, और साथ ही साथ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इन देशों, तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप किस किस के मध्य, 10 आसियान कंट्री, 3 नॉर्थ अमेरिका की कंट्री, कौन कौन सी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की कंट्री, कनाडा, मैक्सिको और यूएस अमेरिका, एक दक्षिण जो अमेरिका है उसकी कंट्री पेरू, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में क्या है एक समझौता है जिसे किस नाम से जाना जाता है, TTP। बाद में अमेरिका इस समझौते से क्या हो गया था, हट गया था, अमेरिका इस समझौते से हट गया। तो ये था एक क्षेत्रीय व्यापार समझौता TTP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अगला इस प्रकार का समझौता है रीजनल कोऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप। रीजनल कोऑपरेशन फॉर इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब ये जो समझौता है ये भी एक क्षेत्रीय व्यापार समझौता है। कौन कौन से देशों के मध्य ये व्यापार समझौता है, आसियान की 10 जो देश हैं उनके मध्य, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, चाइना, भारत, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड के मध्य होने वाला क्या है, ये एक
फिलहाल इसकी बातचीत चल रही है, वो क्या है, एक समझौता है RCEP, रीजनल कोऑपरेशन फॉर इकोनॉमिक पार्टनरशिप। सदस्य देश कौन कौन हो सकते हैं इसके? आसियान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड के मध्य ये बात चली थी। हालांकि बाद में भारत इस क्षेत्रीय व्यापार समझौते में चाइना के सम्मिलित होने के कारण शामिल नहीं होने का निर्णय लेता है। अब ये तो थे कुछ क्षेत्रीय व्यापार समझौते जो कि अलग अलग देशों द्वारा आपस में किए गए हैं, लेकिन WTO के अंतर्गत भी कुछ देशों ने एक समूह बनाया है, एक क्षेत्रीय समूह बनाया है अपने अपने हितों को साधने के लिए, और उसको क्या कहा जाता है? ग्रुपिंग अंडर WTO। WTO के अंतर्गत कुछ समूह। तो WTO के अंतर्गत ये समूह कौन कौन से हैं? पहला समूह है इस प्रकार का G10, और G10 किसका समूह है? ऐसी सभी देश जो क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों का आयात करते हैं। खाद्य पदार्थ का क्या करते हैं? आयातक देश हैं। खाद्य पदार्थों के क्या हैं? आयातक देश हैं। उन देशों ने WTO के अंतर्गत मिलकर एक समूह बनाया है जिसे G10 के नाम से जाना जाता है। दूसरा इस प्रकार का समूह है ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20, और ये क्या है? विकसित देशों का समूह है, विकसित देशों का समूह जो किसका विरोध करता है? कृषि सब्सिडी का विरोध करता है। विकसित देशों का ऐसा समूह जो कृषि सब्सिडी का क्या करता है? विरोध करता है। इसी प्रकार का एक समूह है G33, G33 जो क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों का समूह है, और ये क्या कहता है कि उन्हें कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं WTO के अंतर्गत दिए जाएं, और इन सुविधाओं को क्या कहा जाए? स्पेशल सेफगार्ड कहा जाए। इसी प्रकार का एक अन्य ग्रुप WTO के अंतर्गत बना हुआ है, वो है G90, और वो क्या मांग करता है? ये अल्प विकसित देशों का क्या है? एक समूह है, और ये मांग करता है कि इन्हें WTO के अंतर्गत कुछ छूटे प्रदान किए जाएं नियमों में। तो ये कुछ WTO के अंतर्गत बनाए गए समूह थे। इसी में आगे हम देखेंगे एक अन्य समूह है केयर्न्स ग्रुप, जो क्या चाहता है? एग्रीकल्चर जो ट्रेड सिस्टम है, कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये क्या चाहता है? सुधार चाहता है। इसके लिए इसने मिलकर समूह बनाया, और इसे क्या कहा गया? केयर्न्स ग्रुप के नाम से WTO के अंतर्गत जाना जाता है। इसी प्रकार का एक अन्य ग्रुप है NAMA11, नामा 11। इसका नाम है नॉन एग्रीकल्चर मार्केट असेस, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट असेस। नामा का तात्पर्य है नॉन एग्रीकल्चर मार्केट असेस, और डेवलपिंग कंट्रीज या विकासशील देशों का क्या है? ये एक समूह है जो कि गैर कृषि क्षेत्र के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उनमें सुधार की मांग करता है। इसी प्रकार का एक अन्य क्षेत्रीय समूह है एशियन क्लियरिंग यूनियन, जो कि एशिया पैसिफिक जो कंट्रीज हैं, एशिया पैसिफिक जो देश हैं, उनके केंद्रीय बैंकों का क्या है? एक समूह है। केंद्रीय बैंकों का एशिया पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर से लगने वाले एशियाई देशों के जो केंद्रीय बैंक हैं उनका समूह किस नाम से जाना जाता है? एशियन क्लियरिंग यूनियन के नाम से जाना जाता है। तो ये थे WTO के बाहर और WTO के अंतर्गत अपने अपने मुद्दों को उठाने के लिए कुछ अर्थव्यवस्था या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित क्षेत्रीय ग्रुप। इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए विषय के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।